बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 अगस्त 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 168वां रोज़ है। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 168वें रोज़ की डिटेल्स आज रात की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में हम बात करें गुज़िश्ता 2 रोज़ की। गुज़िश्ता 2 रोज़ हमारी बात नहीं हुई इस जंग, इस तनाज़े के हवाले से यौम आशूर के बाइस। तो गुज़िश्ता 48 घंटों में क्या होता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेन्स की। जो ग्रेन्स का मामला है, 2 मजीद कश्तियाँ निकल गई ओडेसा की पोर्ट से। ओडेसा के अलावा 2 मजीद टर्मिनल जो हैं वो यूक्रेन ने ओपन कर दिए हैं। इन टोटल 12 कश्तियाँ गंदम लेकर ओडेसा की पोर्ट से रवाना हो चुकी हैं और बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रेन की एक्सपोर्ट का मामला चल रहा है। तुर्की ने भी खुशी का इजहार किया और तुर्की ने एक और चीज़, जो बातचीत की ऑफ़र तुर्की ने की थी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को। सोची में मुलाकात जब हुई थी तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की, तो तुर्की के सदर ने कहा था कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। तो उसका जवाब आ गया यूक्रेन की जानिब से भी, रशिया की जानिब से भी। रशिया के तर्जमान ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि अभी कोई सीन नहीं है बातचीत का, अभी कोई माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया था कि जब तक रशिया ओडेसा को कंट्रोल नहीं कर लेता, यूक्रेन को लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं बना देता, रशिया बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेगा। और समझ में भी नहीं आता कि रशिया मंजिल के इतना करीब आकर बातचीत की टेबल पर बैठ जाए, फिर यही ममालिक कह रहे होंगे कि रशिया हार गया, रशिया हार गया। जब तक रशिया ओडेसा की पोर्ट को, ओडेसा के शहर को कंट्रोल नहीं कर लेता और ये आपको जो मैप पर नज़र आ रहा है, ये इस तरह का सीन नहीं बन जाता यूक्रेन में, तब तक रशिया मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बातचीत के टेबल पर नहीं बैठेगा। और तर्जमान ने भी यही कहा कि अभी कोई सीन नहीं है, ऑफर का बहुत शुक्रिया। यूक्रेन ने क्या कहा? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बातचीत का कोई सीन नहीं है, क्योंकि रशिया ने रेफरेंडम का ऐलान किया है ज़ैपोरिज़िया के शहर में। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि खिरसोन, ज़ैपोरिज़िया रेफरेंडम्स के ऐलान कर रहा है रशिया, तो हम बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे। यानी कि वही बात कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमारी जो टेरिटरीज आपने कंट्रोल की हुई हैं वो वापस दे दें। अगर आप नहीं देते तो जब तक हम वो वापस नहीं लेंगे बाय फोर्स और यूएस का असलहा इस्तेमाल करते हुए, तब तक हम बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे। यानी कि बातचीत का कोई सीन नहीं है। ज़ैपोरिज़िया में रेफरेंडम की तैयारियां कर रहा है रशिया, जिस पर ज़ेलेंस्की ने एहतजाज किया। ज़ैपोरिज़िया कहाँ है? ये आपको मैप पर नज़र आ रहा होगा। ज़ैपोरिज़िया आजकल आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा रूस और यूक्रेन की इस जंग के दौरान जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जो टॉपिक, वो ज़ैपोरिज़िया है। ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये क्यों डिस्कस हो रहा है, मैं एक सेपरेट वीडियो डिटेल के साथ बनाऊंगा। स्किम स्कैन करके मैं आपको बता दूं कि ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके अतराफ हो रही है शेलिंग, और ये कोई मजाक नहीं है। ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर हिट कर दिया किसी मिसाइल ने, या फिर ये इस लड़ाई की जद में आ गया ये पावर प्लांट, तो फिर जोहरी जंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। पूरा यूरोप खाली करना पड़ेगा, पूरा यूरोप। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो जो चेरनोबिल का वाक़या हुआ था, हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा है वो तारीख़ का। तो उस चेरनोबिल के पावर प्लांट के थे 4 न्यूक्लियर रिएक्टर, उनमें से एक फटा था और उस हादसे को कहा जाता है कि वो हिरोशिमा से 400 गुना ज़्यादा पावरफुल धमाका हुआ था। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में वो हादसा हुआ था। चेरनोबिल पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और उनमें से 1-2 नहीं फटेगा, बल्कि अगर वो लड़ाई की जद में आया ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो फिर पूरा तबाह होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आपको मैंने बता दिया चेरनोबिल का कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर फटने से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। कैंसर, जानवरों में वो बीमारियां आ गई, वो जानवरों के दूध से बच्चों में फैल गई और वो सालों तक वो बीमारियां चलती रहीं और पूरे यूरोप को मुतासर किया था। और न्यूक्लियर रेडिएशंस जो निकली थी तो दूर दूर तक फैली थी, इवन के स्वीडन और यूके तक भी वो रेडिएशंस गई थी। तो वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, यहाँ पर 6 हैं। और अगर ये हादसा हुआ तो फिर पूरा यूरोप जो है वहाँ इवैक्यूएशन करनी पड़ेगी, पूरा यूरोप खाली करना पड़ेगा। इसलिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस हैं, पूरी दुनिया है, उसका फोकस फ़िलहाल इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गया हुआ है कि इससे बचा लो, इससे साइड पर हो जाओ, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर शेलिंग की जा रही है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट
पर शेलिंग कौन कर रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन। लेकिन रशिया चूंकि ये शहर कंट्रोल कर चुका है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रोल कर चुका है, यहाँ पर रेफरेंडम की तैयारी कर रहा है, तो एक अकल में आने वाली बात नहीं है कि रशिया जिस हिस्से को कंट्रोल कर चुका है, जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल कर चुका है, जिस शहर को कंट्रोल कर चुका है, और रशिया का मंसूबा ये है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो कि 25% बिजली देता है यूक्रेन को, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से रशिया का मंसूबा ये है कि रशिया जो इलाके कंट्रोल कर चुका है, सदर्न यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन, उन्हें रशिया इन फ्यूचर बिजली देगा। तो रशिया क्यों कर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा? कौन नुकसान पहुंचा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। कौन यूरोपियन यूनियन से नाराज है, कौन ये जंग जीतना चाहता है, कौन रशिया को यहाँ से भगाना चाहता है, कौन रशिया को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहता है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रशिया पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। रशिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें दावत दे दी है कि आ जाओ, आप यहाँ पर मॉनिटर कर लो। और पूरी दुनिया से रशिया ने ये कहा है, अमेरिका से स्पेशली, कि आप यूक्रेन को प्रेशराइज करें कि बाकी चीज़ें ठीक हैं, जंग अपनी जगह, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से छेड़छाड़ करने का मकसद ये है कि पूरा यूरोप मुतासर हो सकता है। और ये कोई मजाक नहीं है कि आप जंग जीतने या रशिया को बदनाम करने की ज़िद में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाते रहें, तो इससे दूर रहें। इसके गिरदोनवा में लड़ाई चल रही है, ईस्टर्न यूक्रेन में भी लड़ाई चल रही है, सदर्न यूक्रेन में भी लड़ाई चल रही है। एक तो ट्रेन भरी हुई थी रशिया की, जो कि अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स आ रही थी असलहा गोला बारूद सप्लाई करने के लिए। ही मार्स या हाई मार्स, जो अमेरिका का हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, तो यूक्रेन ने कहा कि हमने एक ही मार्स से निशाना बनाया और पूरी ट्रेन हमने उड़ा दी। उधर रशिया ने ये क्लेम किया कि हमने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम 19 मिसाइल हमने जो हैं वो तबाह कर दी हैं यूक्रेन के, और एक व्हीकल जो है वो भी तबाह की गई है। यानी कि एक दूसरे का नुकसान करने के क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं। और इसी दौरान अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी इमदाद का ऐलान किया। यानी कि जब से जंग स्टार्ट हुई, आपको याद है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा अमेरिका प्रोवाइड कर चुका है यूक्रेन को, और आप अगर उसका एस्टिमेट लगाएं तो वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा बनता है जो अब तक अमेरिका ने प्रोवाइड किया। तो अब जंग के 6 महीने गुजर जाने के बाद तकरीबन अमेरिका ने अब सबसे बड़ी इमदाद का ऐलान किया, $1 बिलियन का मज़ीद असलहा, जिसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम बहुत ज़्यादा हैं जो कि यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, दीगर आर्टिलरी गोला बारूद, वो यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड किया जाएगा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि वर्ल्ड बैंक ने भी यूक्रेन के लिए $4.5 बिलियन का ऐलान किया है। और जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि शायद अमेरिका ने, नेटो ने, वेस्ट ने ठान ली है रशिया को डिस्ट्रॉय करने की, तबाह करने की। और नज़र भी ऐसा ही आता है कि अमेरिका इमदाद दे देकर नहीं थक रहा यूक्रेन को। अमेरिका का असलहा, अमेरिका का गोला बारूद, नेटो के मर्सनरीज यानी कि जो फौजी यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं, वो भी नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के सैकड़ों फौजी तो रशिया मारने का क्लेम कर चुका है। अभी हज़ारों मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं। असलहा गोला बारूद पूरा नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ का है जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। और अभी अमेरिका की जानिब से जो ऐलान किया गया कि अब तक की सबसे बड़ी इमदाद, और अमेरिका और नेटो ममालिक G7 कंट्रीज़ ने ये कहा है कि एज़ लॉन्ग एज़ इट टेक्स, हम यूक्रेन को मदद प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक वो मॉस्को को शिकस्त नहीं दे देता। यानी कि ये इनडायरेक्टली नेटो और रशिया की जंग है। तो दिमित्री मेदवेदेव जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उन्होंने कहा कि ठान लिया वेस्ट ने हमें डिस्ट्रॉय करने की, तबाह करने की, और ये वेस्ट की बहुत बड़ी गलती है। ये चीज़ें जो हैं वो एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकती हैं। उधर रशिया ने भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया को मिल चुके हैं ईरान के ड्रोन्स, बहुत मॉडर्न ड्रोन्स हैं ईरान के, और वो काम आएंगे रशिया के। ये जो वेपन प्रोवाइड किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, इसको, और स्पेशली जो हीमार्स है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, उसे तबाह करने के लिए रॉकेट, ये जो ड्रोन्स हैं जो ईरान ने प्रोवाइड किए हैं, ये काम आएंगे। ईरान को इसके बदले में, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, ईरान का जब दौरा किया था तेहरान का व्लादिमीर पुतिन ने, वहाँ पर ये डील हुई थी ईरान के साथ, इब्राहिम रईसी के साथ। और डील ये थी कि बार्टर सिस्टम होगा, आप हमें ड्रोन देंगे और हमारे से Su-25
लड़ाका तैयारे लेंगे। अब ईरान की अगर आप मिलिट्री पावर देखें, मैं कंपैरिजन देख रहा था ईरान और इजराइल का, मिलिट्री पावर कंपैरिजन, तो ईरान बहुत ज़्यादा पावरफुल है इजराइल से मिलिटरीली, लेकिन जो एयर डिफेंस है या जो फ़िज़ाई पावर है वो इजराइल के पास बहुत ज़्यादा है ईरान से। बाकी ज़मीनी ताकत और जो नेवल पावर है वो ईरान की बहुत ज़्यादा है इजराइल से। तो ईरान को चाहिए एयर डिफेंस, ईरान को चाहिए लड़ाका तैयारे, ईरान को चाहिए फ़िज़ाई पावर। तो ये मंसूबा जो है वो दोनों के फ़ायदे में इस तरह से था कि रशिया को चाहिए ड्रोन्स और मॉडर्न ड्रोन्स। ईरान के पास अबाबील और दीगर जो ड्रोन्स हैं वो बहुत मॉडर्न ड्रोन्स हैं, तो रशिया ने वो ले लिए और रशिया से ईरान ने कहा कि हमें Su-25 दे दो। लेकिन अभी तक क्रेमलिन ने या तेहरान ने कंफर्म नहीं किया। तेहरान टाइम्स में ये रिपोर्ट शाया हुई, लेकिन उसमें भी दीगर सोर्सेस को कोट किया गया, ना कि ईरानियन ऑफिशियल्स को। खैर, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के फ़ौजियों का मामला है या फिर ईरान के ड्रोन्स का मामला है, तो आने वाले दिनों में ये क्रेमलिन भी कंफर्म कर देगा, और ज़रूरत भी है क्रेमलिन को, क्योंकि उस तरफ पूरा नेटो अपना पूरा जोर लगा रहा है यूक्रेन के अंदर कि यूक्रेन किसी तरह रशिया से ये जंग जीत जाए, जो कि दिमित्री मेदवेदेव ने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि रशिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो फिर यहाँ से भी अब पावरफुल जवाब देने की तैयारियाँ रशिया की जानिब से की जा रही हैं। सर्दियाँ बहुत करीब हैं। यूक्रेन के सदर, यूरोपियन यूनियन और नेटो को पता है कि सर्दियों से पहले तक अगर हम कुछ कर सके तो कर सकेंगे, क्योंकि सर्दियां आ गई तो वो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि इनके पास नहीं है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।